हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट, medieval एंड मॉडर्न इंडिया. This year, we have to study the history of India in the post independence era. Sources of modern history are different from those of ancient and medieval history. We can study history with the help of various sources like written sources, material sources, oral sources, and sources in the audio visual medium. In the modern period, we have to take note of various sources at the regional, state, national as well as international level. तो अभी तक हमने जो प्रीवियस क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ी है वो एंशियंट, medieval एंड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है. इस साल हम जानने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में. मतलब इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिचुएशन थी. मॉडर्न हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज से अलग हैं. अब हम हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ों से पढ़ सकते हैं, रिटन सोर्सेज से, मटेरियल, ओरल सोर्सेज, ऑडियो विजुअल्स भी बहुत सारे जिनसे हम पढ़ सकते हैं. मॉडर्न पीरियड में हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें रीजनल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में मिल जाएंगे और इन सब से हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री. रिटन सोर्सेज, द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द रिटन सोर्सेज. तो ये जितने भी सोर्सेज दिए हैं ये एक्चुअली आपके रिटन सोर्सेज में आते हैं. न्यूज़पेपर, periodicals, diaries, reference books, correspondence, document in the archives, government gadget, postage stamps, encyclopedias. Do you know the place where historical documents are preserved is called archives. The main office of National Archive of India is at New Delhi. It is the largest among archives in Asia. ऐसी जगह जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, हमारी हिस्ट्री के जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है, उन्हें आर्चीव्स कहा जाता है. जो मेन ऑफिस है नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया का वो न्यू दिल्ली में है और वो एशिया का लार्जेस्ट आर्चीव है. Just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy in modern period, they are also a major medium of information. हमारी कंट्री में मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और मीडिया में न्यूज़पेपर्स भी आते हैं. तो जो न्यूज़पेपर्स है वो सबसे मेजर मीडियम है जिससे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है. इफ़ वी कंसिडर द पीरियड फ्रॉम 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to print media, especially newspapers. With liberalization and widespread use of internet in India, an alternative for print media became available. तो अब 1961 से 2000 का समय देखें, शुरुआत का समय, तो हमें समझ में आता है कि न्यूज़पेपर्स के अलावा और कोई भी तरीका नहीं था. मतलब प्रिंट मीडिया जो थी, प्रिंटेड मीडिया जो हमको मिल रही थी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं था कि लोगों तक न्यूज़ पहुंच सके. जैसे जैसे लिबरलाइजेशन हुआ मतलब मार्केट को फ्रीडम मिलने लगी, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आने लगी और हर जगह देश देश में इंटरनेट यूज़ होने लगा. तो प्रिंट मीडिया की जगह एक दूसरी मीडिया को भी जगह मिली, लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल. फिर भी प्रिंटेड मीडिया की जो पावर थी वो दूसरी मीडिया उससे छीन नहीं पाई. Newspapers. Through newspapers, we can get information about national and international affairs, politics, arts, sport, literature, and social and cultural affairs. Newspapers के थ्रू हमें nationally और internationally क्या चल रहा है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या हो रहा है, सब पता चलता है. पॉलिटिक्स के बारे में, आर्ट के, स्पोर्ट्स के, लिटरेचर्स के और सोशली और कल्चरली क्या चीज़ें चल रही है, क्या अफेयर्स हैं, ये भी हमें पता चलते हैं. Newspapers contain matters related to human life. Most national newspapers have started their regional edition. They publish supplements that give information about various topics. Newspapers में हर आदमी की लाइफ में क्या चल रहा है इससे रिलेटेड बातें रहती है. मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स जो होते हैं अब उनका रीजनल एडिशंस भी आने लगा है. मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग उस पर्टिकुलर एरिया के न्यूज़पेपर छपते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर एरिया के ही न्यूज़ रहते हैं. और साथ ही साथ
जो अलग अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में इंफॉर्मेशन दी जाती है. न्यूज़ लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, द डेलीज और वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मंथली एंड एनुअल मैगजीन्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिंट मीडिया. साथ ही साथ न्यूज़ लेटर्स होते हैं बहुत सारे मूवमेंट्स के, ठीक है, डेलीज, वीकलीज, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, मंथली मैगजीन आती है, एनुअल मैगजीन आती है, ये सारे इम्पॉर्टेंट प्रिंट मीडिया हैं. Some newspaper produce special supplements towards the end of the year that take an overview of the important events of the year. Such supplement help us understand the important events of the year. कुछ न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ ऐसी स्पेसिफिक बुक्स होती हैं जो साल के आखिरी में रिलीज़ करते हैं, जिसमें पूरे साल भर हमारे देश में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो चीज़ें उसमें मेंशन रहती है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और नॉर्मली भी यदि कोई जानना चाहे कि पूरे साल देश में क्या चला है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI. After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events and of articles on important subjects. Press Trust of India has provided reports, photographs and articles on financial and scientific issues to newspaper. तो 1953 के बाद जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स रहा है प्राइमरी डिटेल ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट का. मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू ही, मतलब जितनी भी प्रेस है हमारी कंट्री की, उनके थ्रू ही ज़रूरी जो भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है, वो हम लोगों तक पहुंच जाती है कि किस समय क्या इवेंट हुआ, कब क्या चल रहा है, सब कुछ. साथ ही साथ ये लोग अपने वेबसाइट्स पे आर्टिकल्स भी लिखते हैं, आर्टिकल्स भी डालते हैं जिन्हें पढ़कर हमें बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करती है रिपोर्ट, फोटोग्राफ और आर्टिकल्स फाइनेंशियल और साइंटिफिक इश्यूज़ की थ्रू न्यूज़पेपर्स. PTI has now started its online service. During the 1990s, PTI started using the satellite broadcast technology instead of teleprint to send news all over the country. अब ऐसा हो गया है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन सर्विसेज भी चालू कर दी है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर्स के साथ साथ आजकल वेबसाइट्स में भी सारी चीज़ें अपलोड होने लगी हैं. 1990 में PTI ने सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर दी थी. पहले क्या है, टेलीप्रिंटर सिर्फ चलते थे जिससे प्रिंटिंग होती थी और पूरे देश में न्यूज़ पहुंचता था, पर अब सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग 1990 तक PTI ने स्टार्ट कर दी थी. द मटेरियल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. और इसीलिए PTI के भी जो जितने भी मटेरियल्स हैं सब बहुत ज़रूरी हैं हमारी मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री जानने में. डू यू नो, among the print media, the information contained in the annual issue of Publication Division of Government of India is authentic and trustworthy. For example, the Information and Broadcasting Department published India 2000, an annual reference book. This reference book is created under Research, Reference and Training Department. तो प्रिंट मीडिया जो भी है उसके अंदर क्या होता है कि एनुअल इश्यूज होते हैं पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल सच्ची होती है और ट्रस्टवर्दी होती है. जैसे द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने इंडिया 2000 पब्लिश किया था एक एनुअल रेफरेंस बुक. ये जो रेफरेंस बुक थी ये रिसर्च, रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने क्रिएट की थी. इट कंटेन्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, इट्स पीपल, नेशनल emblems, political system, defense, education, cultural events, and an account of development in the field of science and technology, environment, health, and family welfare, social welfare, media of mass communication, along with basic data related to economic, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industries, trade and commerce, transport, communication, labor, housing, law and statutes, youth and sports department, etc. तो यहाँ आपको जितने भी टॉपिक्स अभी मैंने पढ़े ये सारे टॉपिक्स इस रेफरेंस बुक में रखे गए थे, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी थी कि इसके बारे में पढ़ के आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है.
इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी ऑथेंटिक है, इतनी सच्ची है, इसलिए इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू पोस्टेज स्टैम्प्स, द पोस्टेज स्टैम्प डोंट रिवील एनीथिंग ऑन देयर ओन, yet a historian makes them speak. There have been several changes in postage stamps since India became independent. Postage stamps reveal a lot to us about changing times due to variety in sizes of the stamps, the novelty in their subjects and color scheme. जो पोस्टेज स्टैम्प्स हैं वो खुद से कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन एक हिस्टोरियन उन्हें उनके बारे में बहुत चीज़ें हमें बता सकता है। साल ब साल इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री के पोस्टेज स्टैम्प्स चेंज होते गए। पोस्टेज स्टैम्प्स बहुत कुछ बताते हैं चेंजिंग टाइम के बारे में। आप उसमें किसकी पिक्चर है, उसका कैसा साइज़ है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या सब्जेक्ट है, कौन सा कलर यूज्ड है, ये सारी चीज़ देखकर आप उस समय की सिचुएशन के बारे में, एंड हम लेमैन नहीं, हिस्टोरियंस जो हैं वो उस समय के सिचुएशन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। The Postal Department issues postage stamps on a wide variety of themes like political leaders, flowers, animals, birds, an event, or the silver, gold, and diamond jubilee, or century, bicentenary, tercentenary of different events. It is therefore a valuable repository of history. तो जो पोस्टल स्टैम्प्स हैं जो पोस्टल डिपार्टमेंट इशू करती है, उसके अलग अलग थीम्स होते हैं। कहीं लीडर्स बने हैं, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी टॉपिक्स मैंने अभी पढ़े। तो इससे आपको अलग अलग इवेंट के बारे में पता चल सकता है और साथ ही साथ बहुत ही वैल्यूएबल हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। नाउ कमिंग टू मटेरियल सोर्सेज, द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड अमॉन्ग द फिजिकल सोर्सेज। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखे, रिटन सोर्सेज देखे। अब हम देखते हैं कि फिजिकल सोर्सेज में क्या क्या आता है, जिससे आप टच कर सकते हो, आप एक जगह से मतलब वो रीडिंग के नहीं है, रिटन में एक्चुअली रीडिंग के सारे सोर्सेज होते हैं। मटेरियल सोर्सेज में आते हैं कॉइन्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, थिंग्स इन डेली यूज, रॉयल सील्स, मॉडर्न आर्किटेक्चर, क्लॉथिंग, म्यूजियम्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारे मटेरियल सोर्सेज में आते हैं। So firstly, coins. We can also understand history with the help of coins and the changes in printing of currency notes. Reserve Bank of India prints the notes. It has its headquarters in Mumbai. तो हमें हिस्ट्री समझनी है तो हम कॉइन्स की मदद से भी समझ सकते हैं और इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि किस समय नोट्स को किस तरीके से प्रिंट किया जा रहा था, क्या फ़ोटो थी उस पर, कैसे हर चीज़ हो रही थी। इससे भी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट्स को प्रिंट करने का काम करती है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। द कॉइन्स फ्रॉम 1950 टू दोज यूज्ड एट प्रेजेंट, द metals used for making them, their different shapes, the diversity of subject on them together help us to understand the important contemporary issue in India. Example, coins to convey the message of population control and coins communicating the importance of agriculture and all farmers. तो हम 1950 से कॉइन्स को देखें आज तक, हम जो कॉइन्स यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत चेंजेस आए हैं। एक कॉमन चीज़ है कि हाँ, मेटल का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन अलग अलग शेप्स के दिखे हैं। ठीक है, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग हमको दिखे हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखी है जो हमें क्या बताती है कि जैसे दिया है पॉपुलेशन कंट्रोल का मैसेज देने के लिए कोई कॉइन बनाया गया, एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, फार्मर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो हमारे देश में हैं वो कहीं ना कहीं हमें कॉइन से देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू म्यूजियम, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम दैट depict the characteristics and display the culture and social heritage of the state. They enable us to understand history. Example, the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum at Mumbai, Reserve Bank Museum in Pune city. तो हर स्टेट में इंडिया के अलग अलग म्यूज़ियम्स हैं जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं हमारे देश के, उस पर्टिकुलर स्टेट के या वहाँ रहने वाले किसी भी राजा महाराजा के, और हमारी सोसाइटी के कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज भी वो हमें डिस्प्ले करते हैं।
जैसे हमें हिस्ट्री समझनी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम है मुंबई में, हम वहाँ गए, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वहाँ कितनी बातें पता चलेंगी। रिजर्व बैंक म्यूजियम हो गया पुणे सिटी का। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम, सम प्राइवेट कलेक्टर्स ऑल्सो सेट अप देयर ओन म्यूजियम। They are based on distinctive subject, example coins, notes, lamps and nutcrackers in different shapes, cricket equipments, etc. और बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट म्यूजियम्स के अलावा कुछ प्राइवेट कलेक्टर्स, मतलब एक आदमी है, उसे कुछ कलेक्शन का शौक है, उसने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की और उसने अपना एक म्यूज़ियम खोल लिया एंड वहाँ पे वो चीज़ों को दिखाता है। तो ऐसे प्राइवेट कलेक्टर्स भी होते हैं जिनके खुद के म्यूज़ियम होते हैं, जैसे कॉइन्स के हो गए, नोट्स के, लैम्प्स के, नट क्रैकर्स हो गए, क्रिकेट के इक्विपमेंट्स के हो गए। तो इस तरीके से भी म्यूजियम्स बनते हैं, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के म्यूजियम नहीं होते। नाउ कमिंग टू ओरल सोर्सेज, these sources include folk tales, folk songs, proverbs, ballads, odes, Marathi verses and oral tradition. Activists were inspired by povadas of Lokshire Anna Bhau Sathe and Shahir Amar Sheikh during the Sanyukta Maharashtra movement. तो ओरल सोर्सेज मतलब सालों से जो फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, कहानियाँ सब चलती आ रही हैं, ठीक है। जगहों जगहों की जो लैंग्वेज है, वहाँ पे बोली गई बातें हैं, ये सारी चीज़ें ओरल सोर्सेज का काम करती हैं। जब संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट हुआ था तो जो एक्टिविस्ट थे वो लोक शहीर अन्ना भाऊ साठे और शाहिर अमर शेख के जो पोवर्डास थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। ऑडियो विजुअल सोर्सेज, television, films, internet are called audiovisual media. Many domestic and foreign television channels also come under this head. Example, History Channel, Discovery Channel, etc. तो हमें टीवी में जो भी चीज़ें देखने को मिलती है, पिक्चर्स हो गई, उसके बाद इंटरनेट में जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जिससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चले, ये सारे को हम कहते हैं ऑडियो विजुअल मीडिया। बहुत सारे डोमेस्टिक और फॉरेन चैनल्स हैं जो हमें इन सब टॉपिक के बारे में दिखाते हैं, जैसे हिस्ट्री चैनल हो गया, डिस्कवरी चैनल हो गया। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, FTII. The Government of India started the Film and Television Institution of India at Pune in 1960 with the purpose of providing public education. हमारी गवर्नमेंट ने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था पुणे में 1960 में, ताकि लोगों तक एजुकेशन पहुंचाया जा सके पब्लिक एजुकेशन पर्पस के लिए। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसे इंडियन न्यूज़ रिव्यू कहा जाता है, जिसने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, लोगों तक पहुंचाए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। This department has also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contribution for the country and about important location in India. These news released and documentaries are useful for studying the history of modern India. और ये जो डिपार्टमेंट है इसने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई हैं प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स पे और उन लोगों पे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, जिनका देश पे मेजर कंट्रीब्यूशन है, और इम्पॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ इंडिया पे भी। ये जो न्यूज़ है और ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का। Till now, we have seen some important sources for writing the history of modern India. The times in 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. However, new sources are coming forth. तो अभी तक हमने जितने भी sources देखे हैं वो सारे हमारे मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। 21st सेंचुरी में समय बहुत ज़्यादा ही बदलता जा रहा है और ये सोर्सेज धीरे धीरे इनएडिक्वेट होते जा रहे हैं, मतलब इतने काम के नहीं हैं। नए नए सोर्सेज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन telephone to cell phones, a gadget called pager came up for contacting people, but it died out as quickly as it had come. जैसे
लैंडलाइन टेलीफोन था, उसके बाद सेल फोन्स आया, उसके बाद एक नया गैजेट आया था पेजर, पर वो चला नहीं, थोड़े समय बाद ही उसका यूज़ बंद हो गया. द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ यूज फॉर स्टडिंग हिस्ट्री, बट द ट्रुथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी वेरीफाइड. और ये जो ह्यूज इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिलती है, ये भी हमें हिस्ट्री पढ़ने में हेल्प करती है, पर ये कितनी सच्ची है और कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है, ये चेक करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ इट हैज़ become comparatively easy to study history with all these sources. As these sources are from the contemporary period, they are easily available. Since a subject like history touches all the aspects of our life, efforts for preservation of such sources are made at all levels. We should also contribute to this efforts. तो क्योंकि अब हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है इन सोर्सेज के कारण, ये सोर्सेज हमें हमारे कंटेम्प्रेरी पीरियड के बारे में बताते हैं और बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं. क्योंकि हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है ये, जिसमें मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट है और इसमें हमें हर आदमी की लाइफ, उसके एफर्ट्स और उसने क्या क्या किया, सारी चीज़ें, और हमारे देश में एक्चुअली क्या हुआ, कब क्या हुआ, सब कुछ हमें पता चलता है. इसलिए हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, और हिस्ट्री के जो भी सोर्सेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो हमें जितने ज़्यादा सोर्सेज मिल सकते हैं वो तो कलेक्ट करने चाहिए. साथ ही साथ आज के समय भी हम जितने सोर्सेज अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ सकते हैं, हमें वो भी उनके लिए उतने छोड़ने चाहिए. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है. यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.